नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी विचारणीय है। विचारणीय इसलिए कि जब मानव जाति पर मानव निर्मित विपदा आनी शुरू होती है तो ये वो समय होता है जब आपको या इंसान को अपनी कॉन्शियस को जगाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या जीवन का मूल मंत्र यही है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बारे में। हो सकता है आपने खबरों में सुना हो या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जकार्ता दुनिया की सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबने वाली सिटी बनती जा रही है। अगर रिपोर्ट्स के हवाले से हम इस बात को और बेहतर तरीके से समझें तो ये बताया जा रहा है कि 2050 तक लगभग पूरा जकार्ता जो है वो समुद्र में समा जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जकार्ता जो है, इसकी पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ 8 लाख के करीब है। 2020 का डेटा ये हमें बताता है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि जकार्ता इतनी तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा है? तेजी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑन एन एवरेज प्रति वर्ष लगभग 25 सेंटीमीटर के करीब जकार्ता डूबता जा रहा है। यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है किसी भी जगह की, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप हिल स्टेशंस पर भी जाएंगे तो वहां पर बोर्ड लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस जगह की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो धीरे धीरे पिछले लगभग 40 सालों से जकार्ता के साथ ऐसा हो रहा है कि निरंतर समुद्र तल से उनकी दूरी जो है वो कम होती जा रही है। इसके क्या कारण हैं? इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण है वहां पर पीने का पानी या साफ पानी जिसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए वो उपलब्ध नहीं है। सुनने में अटपटा लगता है परंतु मैं और विस्तार से आपको समझाता हूं। मेरे पीछे आप कुछ मैप्स देखेंगे और आप देखेंगे कि पहला मैप जो है वो 1977 का है और 1977 तक जकार्ता में इतनी दिक्कत नहीं थी। परंतु उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि लगभग 25 मीटर तक जकार्ता जो है वो डूब चुका है। यानी 25 सेंटीमीटर एवरेज जो निकलकर आ रही है हर साल की, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। खासकर नदन जकार्ता जो है, आप मैप में देखेंगे कि जो जितना कम ब्लू हिस्सा है वो उतना कम डूबा है और जो जितना ज़्यादा ब्लू हिस्सा है वो पानी के अंदर इतना सबमर्ज हो चुका है। यानी इस हिस्से के अंदर सबसे ज़्यादा सबमर्जेंस देखी गई है। बात करते हैं सबसे पहले कारण की, पीने का पानी ना उपलब्ध हो पाना। आप ये जानते होंगे कि जब भी कहीं पर कोई सभ्यता बसती है या कोई शहर बसता है और अगर उस प्लेटू पे या उस जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमेशा लो लाइंग एरिया में ज़्यादा होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लो लाइंग एरिया में पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है और हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए पानी का क्या महत्व है। तो यही जकार्ता में भी है। जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत जकार्ता में जो है वो ये है कि वहाँ पर पाइप्ड वाटर नहीं है, यानी घरों तक पाइप के द्वारा साफ और स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं है। तो जकार्ता की जो आम जनसंख्या है या जो आम जन है, अपनी उनकी नित्य क्रम के लिए या पीने की जो साफ पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए वो वहाँ पर पाइप्ड वाटर की जगह पंप्स पर डिपेंडेंट है। बोर किया जाता है, पंप लगाए जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेली यूज़ के लिए। अब ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर जो है वो ऐसा नहीं है कि मात्र जकार्ता ही दुनिया भर में कर रहा हो। भारत में भी ऐसे ही कितने एग्जाम्पल है जहाँ पर ग्राउंड वाटर को पंप के द्वारा निकाला जाता है। परंतु एक छोटे एरिया के अंदर, एक मार्शी लैंड पर आप सोचिए कि मिलियन ऑफ पॉपुलेशन जो वहाँ पर रह रही है वो पंप के द्वारा ही अपना पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऊपर धरती की जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसे हम एक स्पॉन्ज की तरह मान लेते हैं। एक अपर लेयर है, फिर सॉलिड लेयर है और उसके नीचे जो है वहाँ पर पानी का स्रोत है जो नेचुरल वाटर है या जो ग्राउंड वाटर भी कहलाता है।
अब जैसे जैसे वो वाटर बाहर खींचा जा रहा है तो वाटर का लेवल कम होता जा रहा है और स्पॉन्ज जो ऊपर जो कि धरती है वो धीरे धीरे धंसती जा रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि अगर हम स्पॉन्ज के ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी तो नीचे जाना चाहिए और वो वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पर है। जकार्ता में जो ग्राउंड वाटर है उसे निकाला तो जा रहा है, परंतु उसको रिफिल नहीं किया जा रहा है। रिफिल कैसे होता है? रिफिल बारिश के द्वारा होता है। जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे धरती में सीप इन करके ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाता है। दूसरा जो कारण है वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है और वो रिफिल नहीं हो पा रहा है। वो है पुअर प्लानिंग। अर्बनाइजेशन की बहुत ही बड़ी साइड इफेक्ट है ये। जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े हमने दुनिया भर में बना के खड़े कर दिए हैं, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि जो बारिश का पानी आता है वो ग्राउंड वाटर में तब्दील नहीं हो पाता है। कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, कंक्रीट की सड़कें हैं, पानी को धरती में जाने की जगह नहीं मिलती है। और यही कारण है कि अर्बन फ्लड्स जैसी टर्म्स की इजाद हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो चेन्नई भी इससे जूझ चुका है। 2017 में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी ये दिक्कत आ चुकी है और वैश्विक लेवल पर भी ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। 2007 के जो फ्लड्स आए थे जकार्ता में, वो भी इसका एक उदाहरण थे। तो ये जो मेगा स्ट्रक्चर्स हमने खड़े कर दिए हैं, खासकर जकार्ता में, वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में तब्दील नहीं हो पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जकार्ता में से 13 रिवर्स निकलती हैं, 13 रिवर्स। इतना ज़्यादा छोटे एरिया के अंदर से अगर हम बात करें कि इतना नेचुरल वाटर फ्लो कर रहा है, तो वो ग्राउंड वाटर तक ना पहुंचने देने की वजह से वो सीधा समुद्र में चला जाता है। इसकी कुछ कड़ियां इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं। हम प्रयास करते हैं आपको साधारण शब्दों में वो भी बताने का। आप सभी जानते होंगे कि 1600 ईस्वी में डच जो थे उन्होंने इंडोनेशिया पर कब्जा किया और जकार्ता को अपनी कैपिटल सिटी बनाने का काम शुरू किया। डच ने जकार्ता की डेवलपमेंट इस तरीके से की थी जैसे कि कोई डच सिटी जैसे एम्स्टर्डम है, जहां पर जितनी भी कनाल्स निकलती थी उनका उपयोग रोजमर्रा के कार्यों के अलावा मेजरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता था। और जब ये लोग जकार्ता में थे तो डच जो थे वो आउट नंबर्ड थे। वहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन, वहाँ के जो नेटिव सिटीजन्स थे वो जनसंख्या में कहीं ज़्यादा थे डच लोगों से। तो डच लोगों ने, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का टाइम था, दुनिया भर के अंदर यूरोप के देश जो थे अपनी कॉलोनीज बना रहे थे और डच भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने हाउसिंग को इस तरीके से डिवाइड किया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर उन्होंने पॉपुलेशन को स्कैटर कर दिया। बहुत सारी कनाल्स बनाई गई और लगभग 100 साल तक ये सब कुछ चलता रहा, परंतु इसके अंदर भी पुअर प्लानिंग थी। डच ने कभी भी कनाल्स को क्लीन करने की नहीं सोची और वो कनाल्स जो थी वो धीरे धीरे बीमारी का घर बनने लगी। पानी जो था खड़ा खड़ा सड़ जाता था, प्रॉपर उसको मूवमेंट नहीं मिल पाती थी और पाइप्ड वाटर का तो कॉन्सेप्ट ही मिसिंग था। तो जैसे ही वहां पर बीमारियां बढ़ी तो जितनी भी डच थी वो नॉर्थ जकार्ता को छोड़कर, माफ कीजिएगा डक नहीं, जितने भी डच थे वो नॉर्थ जकार्ता को छोड़कर साउथ जकार्ता की तरफ मूव कर गए। साउथ जकार्ता में पूरी डच पॉपुलेशन चली गई। अब डच पॉपुलेशन तो वहां से मूव कर गई, बाकी की जनसंख्या क्या बाकी जनसंख्या उसी हालात में वहां रहने लगी। इनफैक्ट जब वो साउथ जकार्ता में मूव किए, उन्हें पता चला कि पाइप्ड वाटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है और 1850 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1875 में इन्होंने पहला एक सेंट्रलाइज्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बनाया और साउथ जकार्ता के अंदर काफ़ी घरों तक पाइप्ड वाटर की सुविधा जो है वो पहुंचाई गई। खैर 1949 में आर्म्ड रेबेलियन हुआ और उस रेबेलियन के बाद डच जो थे वो इंडोनेशिया छोड़कर चले गए और तब से जकार्ता एज ए कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो अस्तित्व में आई। परंतु 1949 से लेकर आज 2020 तक भी हम ये देखते हैं कि ज़्यादा बदलाव नहीं आया। खासकर जैसा कि पहले मैंने बताया कि 1977 के बाद यहाँ पर
जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन कोस्टल एरियाज पर जो लोग रहते हैं उनके लिए आय का साधन जो है वो फिशरी है, यानी ये बहुत सारे लोग फिशरमैन हैं। पानी का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऑलरेडी उसमें सबमर्ज हो चुकी हैं, वो यूज के लायक नहीं बची हैं। अब क्या किया जा सकता है, क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस दिक्कत के 3 बड़े कारण हैं, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो एक कुचक्र बनता जा रहा है। पहले आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उसको रिफिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रिफिल कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने जो अर्बनाइजेशन प्लान की थी उसके अंदर फ्लॉज हैं। तीसरी और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्थान अपना रखती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर हम साइंटिस्ट्स की बात माने तो ऐसा माना जाता है कि 2100 साल जब हो जाएंगे तब तक लगभग पूरे दुनिया के 90% जो तटीय इलाके हैं या जो तटीय शहर है, कोस्टल सिटीज जिन्हें कहा जाता है, वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगी। यानी ग्राउंड लेवल जो है वो सी लेवल के नज़दीक आ जाएगा। तो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है, और बहुत सारे पैनल्स बन चुके हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं और बहुत सारे सुझाव दिए भी जाते हैं। परंतु 2050 अधिक दूर नहीं है, और अगर 1 करोड़ लोगों को बेघर होना पड़े, और सोचिए उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा होगा जहां पर उन्हें पानी के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये बड़े कारण हैं जो जकार्ता को एक सिंकिंग सिटी बनाते हैं। एंड इनफैक्ट आई वुड से दैट द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड इज जकार्ता। अगर जल्दी ही सरकार या अन्य, मैं कहूँगा पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्थाओं ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ की जनता के लिए होने वाली है। तो क्या इंडोनेशिया की सरकार कोई कदम उठा रही है इस मुसीबत से निपटने के लिए? अगर हम बात करें तो हाँ, पहला प्रोजेक्ट जो इन्होंने उठाया वो है कि ये 120 किलोमीटर लंबी वॉल बना रहे हैं। इस दीवार को इस पर्पज से बनाया जा रहा है कोस्ट पर, जिससे कि समुद्र का पानी जो है वो सतह पर ना आ पाए। परंतु ये वॉल या दीवार भी अभी पूरी नहीं हुई है, और अगर ये पूरी हो भी जाती है तो जिस गति से यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ रहा है 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। तो जानो कितनी बार या कितनी ऊंची वो दीवार बनानी पड़ेगी। उसके अलावा इंडोनेशियन सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है डच कंपनी की कंसल्टेशन के साथ शुरू किया। लगभग 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ये प्रोजेक्ट जो है, ये 38 किलोमीटर लंबी एक वॉल बनाएगा समुद्र में, एक बड़े पक्षी के आकार में। आप पीछे इमेज में वो देख पा रहे होंगे। परंतु ये जो प्रोजेक्ट है, इसे कंप्लीट होने के लिए लगभग 30 साल का समय चाहिए, और जैसा कि पहले हमने बताया 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जकार्ता जो है वो पानी में डूब चुका होगा। तो क्या ये बचाव काफ़ी होंगे? उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो जकार्ता की पॉपुलेशन आज भी फेस कर रही है, वो है पीने का पानी या स्वच्छ पानी, जिसे रोज़मर्रा के कार्यों में वो इस्तेमाल कर सके। इसका अगर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप पाएंगे कि 1959 में जो पॉपुलेशन जिसे पाइप्ड वाटर मिल रहा था वो मात्र 12% थी, और अगर हम 2015 तक के डेटा की बात करें तो वो नंबर जो है वो 50% तक भी नहीं पहुंचा है। लगभग 40% ऐसी जनसंख्या है जिसे पाइप्ड वाटर मिल रहा है। और जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहला जो सेंट्रलाइज्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया था वो डच ने बनाया था, और वो भी सदर्न जकार्ता में 1870 में। तो कहीं ना कहीं से एक ये देखने को मिलता है कि पुअर प्लानिंग या आज़ादी के बाद भी इन मुद्दों के ऊपर ध्यान ना दे पाना सरकार की विफलता की ओर भी इशारा करता है। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये भी बता चुकी है कि वो जल्द ही अपनी कैपिटल जो है वो जकार्ता से शिफ्ट कर लेंगे ब्रूनो आइलैंड्स पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मात्र जो कैपिटल है उसे शिफ्ट करने से क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी?
क्या इतिहास में किसी और देश ने या शहर ने ऐसा किया है? जी हाँ, किया है। 1950 में टोक्यो ने ऐसा किया था। टोक्यो भी पानी में सबमर्ज हो रहा था। उन्होंने पहले से इस बात का संज्ञान लिया और अपने मेजर्स लेके उस स्थिति को काबू में ले आए। उसके अलावा हांगकांग ये काम कर चुका है, टाइपाई ये काम कर चुका है, शंघाई ये काम कर चुका है। तो एक सॉलिड प्लानिंग, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे कि लगभग 10 मिलियन लोग जो हैं उनके जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए अवसर प्रदान किए जा सकें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। सेम आईडी रैपिड लीक से ही हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर भी। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।